विकाराबाद के गांव में रितेश नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पास व्यापार करने के पैसे तो थे, पर उसे पता नहीं चल रहा था कि कौन सा व्यापार शुरू करे। इसीलिए वो इस विषय में फैसला लेने के लिए अपने पिता के साथ चर्चा करता है। पिताजी, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपके दिए हुए पैसों से मैं कौन सा व्यापार शुरू करूं। अरे, उसमें क्या है, पकौड़ी का व्यापार शुरू करते हैं। पकौड़ी का व्यापार? हाँ बेटा, हमारे गांव में जलेबियों का, समोसे का, अचार का, पापड़ का ऐसे बहुत व्यापार है। तो तुम्हें कुछ अलग व्यापार करना होगा। गांव में जो व्यापार नहीं है, अगर तुम करोगे तो अच्छा लाभ पाने का मौका होगा। सिर्फ सादा पकौड़ी कौन खरीदेगा पिताजी? इसीलिए हम सिर्फ सादा पकौड़ी नहीं बनाएंगे। तो फिर हम सादा पकौड़ी में साथ साथ चिकन पकौड़ी, फिश पकौड़ी, मिर्ची पकौड़ी, आलू पकौड़ी, प्याज के पकौड़ी, अंडे के पकौड़ी जैसे अलग अलग तरह के पकौड़ी बनाएंगे। ऐसे हमारा व्यापार को बहुत लाभ मिलेगा। रितेश को अपने पिताजी के बात सच लगे। परंतु मुझे इतने प्रकार के पकौड़ी बनाना नहीं आता है ना पिताजी। मुझे भी तो बनाना नहीं आता। हम खुद इन सब के विधि बनाएंगे और इसके लिए तुम्हारी माँ भी सहायता करेगी। ऐसे कहकर रितेश के पिताजी रितेश को प्रोत्साहित करते हैं। फैसले के अनुसार पकौड़ी को बनाने के सामग्री रितेश खरीद के रसोई घर में इकट्ठा कर रहा होता है कि उसके पिताजी पके हुए अंडों को 2 हिस्सों में काट रहे होते हैं और रितेश की माँ पकौड़ी के लिए बेसन का मिश्रण तैयार कर रही होती है। बनाए हुए मिश्रण को 6 अलग अलग बर्तन में बराबरी से रितेश की माँ डालती है। रितेश के पिताजी पहले बर्तन में कटे हुए अंडे, दूसरे बर्तन में कटे हुए प्याज, तीसरे बर्तन में कटे हुए मिर्ची, चौथे बर्तन में कटे हुए आलू, 5वें बर्तन में कटे हुए केले और छठी बर्तन में कटे हुए चिकन के पीसेस डालते हैं और फिर एक एक करके उन सारे अलग तरह के पकौड़ी को तेल में तलते हैं। रितेश जब पकौड़ी का स्वाद देखता है तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगता है। फिर वो अपने पिताजी के बातों को सच मानकर पकौड़ी के व्यापार को दृढ़ निश्चय से शुरू करता है। ऐसे शुरू हुआ था रितेश की जीत की कहानी। 15 साल बाद वही पकौड़ी का व्यापार रितेश को सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बहुत घमंड और कठोर बना देता है। दूसरी ओर रितेश के पिताजी को बहुत दिनों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और सुनाई भी नहीं दे रहा था। इसीलिए वो रितेश को चिकित्सा करवाने के लिए पूछने की प्रयत्न करते हैं, पर रितेश कभी उनको समय ही नहीं देता था। इसीलिए रितेश के पिताजी खुद अस्पताल जाने का निश्चय करते हैं, पर उनके पास पैसे ना होने के कारण रितेश के दुकान को निकल पड़ते हैं। अरे रितेश बेटा, कुछ दिनों से न कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है न कुछ सुनाई दे रहा है। चिकित्सा के लिए 3000 रुपयों की जरूरत है। थोड़ा मदद करो ना बेटा। क्या 3000 रुपए? उतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। पर बेटा, कल ही तो तुमने बहू को बताया था कि हर रोज तुम्हें 30,000 मिलते हैं। आप पहले यहाँ से चलिए, कह रहा हूँ ना पैसे नहीं है। और घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद चिकित्सा के पैसे मांगने रितेश के पास गया था, पर उसने ये कहकर भेज दिया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। क्या 3000 के लिए उसने ऐसा कह दिया? व्यापार तो अच्छा चल रहा है ना। शायद उसको हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं।
बहू ने भी खाना सिर्फ उन दोनों के लिए बनाया है, मैंने हम दोनों के लिए खाना बनाया है। तो फिर यही है, हमारा यहाँ रहना वो दोनों चाहते ही नहीं है। चलो इसी रात को यहाँ से निकलते हैं। ऐसे फैसला करके दोनों उसी रात गांव से निकल जाते हैं। माता पिता के लापता होने पर भी रितेश को चिंता नहीं हुई। अगर किसी ने पूछा तो कहता था कि तीर्थ यात्रा पे गए हैं। रितेश को पकौड़ी के व्यापार में लाभ ही लाभ आ रहा था। वो उसके दुकान में 10 और सहायक को काम पे लगा के उनको सारे पकौड़ी के विधि सिखा के काम करवाता था। इसके अनुसार उसने पकौड़ी के दाम भी बढ़ा दिया था। मिर्ची पकौड़े 5 रुपए के 10 पीस, प्याज के पकौड़े 8 रुपए के 10 पीस, आलू के पकौड़े 10 रुपए के 10 पीस, अंडे के पकौड़े 15 रुपए के 10 पीस, चिकन के पकौड़े 20 रुपए के 10 पीस और मछली के पकौड़े 25 रुपए के 10 पीस। पकौड़ी का स्वादिष्ट होने पर लोग भी बहुत आते थे, जिसकी वजह से रितेश का दुकान हमेशा भीड़ से भरा और व्यस्त रहता था और दुकान का लाभ भी दुगना हो गया था। रितेश ऐसे ही उसकी संपत्ति बढ़ाने में दिन भर व्यस्त रहता था और उसकी पत्नी भी अपनी समय अपनी सहेलियों के साथ बिताने में और पैसे खर्च करने में व्यस्त रहती थी और उनके बच्चों के साथ भी ज्यादा वक्त नहीं बिताती थी। बच्चों के देखभाल के लिए एक ताई को रख के वो चले जाती थी। रितेश व्यापार और संपत्ति के मोह में पड़कर दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था और उसकी पत्नी उसके सहेलियों के साथ वक्त गुजारती थी। इस वजह से उनके बच्चे बहुत लापरवाही से पले पड़े। रितेश अपने बच्चों को अनुशासन से नहीं बड़ा कर पाया और अपने बीवी को उसकी शौक से दूर नहीं रख पाया। अब रितेश के साथ प्यार से 2 बातें करने के लिए भी कोई नहीं था। उस समय में उसको उसके माता पिता की बहुत याद आती है। मैं कितना मूर्ख हूँ, प्यार से देखभाल करने वाली माँ और जिस व्यापार को इतने जिम्मेदारी से देखभाल कर रहा हूँ उसका मार्गदर्शन करने वाले पिताजी को मैंने अनादर किया है। न जाने वो कहाँ हैं, क्या कर रहे होंगे। मैं तुरंत उनको ढूंढ के घर वापस लेके आता हूँ। रितेश अपने माता पिता को ढूंढने अपने कार में निकल जाता है। गांव में ढूंढते ढूंढते उसको अपने माता पिता गंदे फटे हुए कपड़ों में नजर आते हैं। ये देख रितेश भाग के उनके पास जाता है और कहता है, आप ऐसे कैसे? ये सब मेरा ही गलती है पिताजी, मुझे माफ कीजिए और कृपया मेरे साथ घर चलिए माँ। रितेश को अपने गलती का एहसास होता है और वो अपने माता पिता के साथ घर वापस आता है। अपनी पत्नी को बोलता है कि आज से जो भी होगा माँ के अनुसार होगा और व्यापार का सारा संपत्ति अपने पिताजी के हाथ कर देता है। रितेश सिर्फ सहायकों का और पकौड़ी के विधि का देखभाल करता है और उसकी पत्नी बच्चों का देखभाल और पढ़ाई का ध्यान रखती है। सुख संपत्ति और परिवार का प्यार पाके सब सदा खुश रहते हैं। इस कहानी का नैतिक है, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है। परिवार का प्यार और देखभाल से बढ़कर और कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। एक बार मंजुलपुर नामक गांव में 2 भाई सुनील और सुधीर रहते थे। बड़ा भाई होशियार मगर घमंडी था और छोटा भाई सुधीर बहुत दयालु था और लोगों से बहुत नरम दिल से पेश आता था। रोज सुबह सुबह सुनील अपने काम पर निकल जाता, 4 बोरी नारियल खरीदता और गांव के बाजार में बेच आता। इस तरह वह पैसा कमाता था और अपने परिवार का खर्च उठाता था।
लेकिन सुधीर अपने बेटे को तैयार करने और उसे स्कूल भेजने के अलावा कुछ नहीं करता था। घर वापस आने के बाद वह फिर से घर से संबंधित कुछ काम करने के लिए जाता। वह सब कुछ वैसे ही करता जैसे उसकी पत्नी कहती। घर वापस आने के बाद वह दोपहर का खाना खाता और कुछ देर आराम करता था। लेकिन लीला, जो उसकी पत्नी थी, अपने घर के कामों को पूरा करने के बाद सिलाई का काम करती थी और थोड़ा पैसा भी कमाती थी। उस पैसे से वे दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस तरह से सुनील एक नारियल बेचने का व्यवसाय चला रहा था और सुधीर कुछ नहीं कर रहा था। एक दिन सुनील अपने भाई के पास आया और बोला, अरे भाई, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे भी हैं, कोई काम किए बिना घर बैठने से काम नहीं चलता। ओह हाँ, अब आप तो कुछ जानते ही नहीं, तो क्या करेंगे? आपको पता ही नहीं कि काम कैसे करना है। सुनील सुधीर को सुझाव देने के बजाय हर समय उसे चिढ़ाता था। सुनील की यह बात लीला को पसंद नहीं आती थी। हे भगवान, इसे तो और कुछ काम ही नहीं है, ये तो बस सुधीर को चिढ़ाता रहता है। इसका मुंह बंद करने के लिए सुधीर को कुछ काम करना शुरू करना होगा। ये तो और भी लोगों के पास जाके ये सब बातें करेगा और बाकी सब लोग भी सुधीर को चिढ़ाने लग जाएंगे। इन सब बातों से परेशान एक दिन जब वह अपने विचारों में खोई हुई मंदिर से अपने घर वापस आ रही थी, रास्ते में अचानक एक संत ने कुछ कहना शुरू कर दिया। अपने पति की चिंता मत करो। और तुरंत लीला उनके पास चली गई। संत ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और उसके हाथों में एक छेद वाला करछुल दिखाई दिया। यह करछुल लो और अपने पति को दे दो, इससे उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन जब वह इसे ले रही थी तो उसके मन में एक सवाल आया। स्वामी जी, इस करछुल के साथ मेरे पति क्या कर सकते हैं? बेटी, भाग्य तुम्हें रास्ता दिखाएगा। बस इतना कहकर संत लीला को घर भेज देते हैं। लीला ने यह सोचना बंद नहीं किया कि करछुल उसके पति के लिए कैसे उपयोगी होगा। सुधीर ने अपनी पत्नी के हाथों में करछुल को देखा और उसे लेने और देखने के लिए दौड़ पड़ा। लीला, तुमने क्या खरीदा है? एक करछुल? वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। यह करछुल कोई साधारण नहीं है, यह बहुत शक्तिशाली है। यह हमारे भाग्य को बदल सकता है। इसके अलावा यह करछुल तभी काम आएगा जब इसका उपयोग आप खुद करेंगे। तभी ये हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। हमारे गांव के संत ने यह बात स्वयं मुझे बताई है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि करछुल एक जादुई चीज है। उन्होंने मुझे ये तो नहीं बताया कि वह जादुई है या नहीं, लेकिन ये कैसे उपयोगी बनेगा यह हमारे पर निर्भर है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। चलो इस करछुल को किसी तरीके से आजमाते हैं ताकि पता चल सके। हाँ, ये ठीक है, अच्छा विचार है, चलो करते हैं। तो इस तरह से सुधीर करछुल को पकड़ता है। लीला विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करने के लिए हर चीज को कम से कम मात्रा में तैयार रखती थी, जिसे करछुल के साथ परोसा जा सके। सबसे पहले उसने समोसे को तलने के लिए गरम तेल में डाला। सुधीर ने समोसे को तलने के लिए करछुल का इस्तेमाल किया और उसे तेल से बाहर निकाला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मिर्च उठाई और तेल में डालकर उसे तलने दिया। इस बार भी सब कुछ वैसा ही था, हमेशा की तरह। तीसरी बार जब वह जलेबी बना रहे थे और तलने के लिए उन्होंने करछुल का इस्तेमाल किया। हालांकि शुरू में तो बस 4 ही जलेबी थी, लेकिन अचानक सैकड़ों जलेबियां तेल से बाहर निकलना शुरू हो गईं। सुधीर और लीला दोनों इसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें तब
उस करछुल की शक्ति का एहसास हुआ। अरे लीला, मैं ऐसा करना जारी नहीं रख सकता, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। अरे बाप रे, बस एक नजर डालो। और सुधीर ने घर की ओर देखा तो वहां सैकड़ों जलेबियां थीं। सुधीर तो उन सबको देखकर हैरान ही रह गया। अरे लीला, हम इसे कैसे खा सकते हैं? हे भगवान, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि इन सभी जलेबियों को हम खा सकते हैं? मुझे लगता है हमें एक काम करना चाहिए। हम इन सब जलेबियों को गांव में जाकर बेच सकते हैं। अगर हम इन्हें बेचेंगे तो हमें कुछ पैसा भी मिलेगा। उस पैसे से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब समझ आ रहा है कि संत ने मुझे क्या कहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम इस जलेबी को गांव में बेचना चाहते हैं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी गांव के लोग इसे खरीदेंगे। जैसा कि सुधीर ने कहा, उन्होंने जलेबी का स्वाद चखा। उन्होंने तुरंत तय किया और पहिया गाड़ी में गर्म जलेबी की व्यवस्था की और उन्हें बेचने के लिए गांव के बाजार में चले गए। जलेबी ले लो, ताजा ताजा गरम गरम जलेबी। इस तरह वे गांव में चले गए। जलेबी की सुगंध ने ग्रामीणों को उनसे जलेबी खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय सुनील अपने रास्ते पर लोगों के एक समूह को देखकर सोचने लगा, अरे यह सब क्या हो रहा है? इतने लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हैं? मुझे लगता है कि कुछ तो हो रहा है। वाह वाह, यही सही जगह है मेरे नारियल को बेचने के लिए। उसने ऐसा सोचा और वहां चला गया। जैसे जैसे वह करीब गया, उसने खुशी खुशी जलेबी बेचते हुए सुधीर और लीला को वहां देखा। अरे ये लोग कैसे इस जलेबी को बेच पा रहे हैं? वे जलेबी बनाने का खर्चा कैसे उठा रहे हैं? इतनी सारी जलेबियां इन्होंने कैसे बनाई? अरे ये तो संभव नहीं है। ये कुछ तो अजीब है, मुझे जांच करनी चाहिए। जब वह ऐसा सोच रहा था, एक ग्रामीण जो सुनील को पार कर रहा था बोला, अरे सुनील, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? अपने भाई से सीखो। वे तुम्हारी तरह सभी लोगों को बेस्वाद नारियल पानी और इतना महंगा बेचकर धोखा नहीं दे रहा है। वह जलेबी बहुत स्वादिष्ट है और लजीज भी है। ग्रामीणों की टिप्पणियों को सुनकर और अपने भाई सुधीर की सफलता को देखकर सुनील को ईर्ष्या होने लगी। इस तरह अपमानित होने के बाद सुनील सुधीर और लीला का पीछा करने लगा जब तक कि वे घर वापस नहीं आ गए। सुनील खिड़की के पीछे कहीं छिपा हुआ था और अपने भाई और लीला को सुनने लगा। देखो लीला, हमने इतनी कमाई की, क्या आज रात हमारे लिए ये सारे पैसे गिनना संभव है? अरे हाँ, चलिए एक साथ गिनती शुरू करते हैं। तो इस तरह से वे दोनों गिनती पूरी कर लेते हैं और उन्हें ये बात अविश्वसनीय लगती है कि उन्होंने एक दिन में 8,000 रुपए कमाए और वह बहुत खुश थे। लीला, चलो हम इनमें से 6,000 रुपए मेरे भाई सुनील को दे देते हैं, उसकी मदद हो जाएगी। मुझे पता चला कि उसका व्यवसाय घाटे में चल रहा है। यदि हम इसे देकर उसकी मदद करते हैं तो इससे उसे एक अच्छे व्यापारी से अच्छे नारियल प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। फिर उसका व्यवसाय अच्छा हो सकता है और उसका परिवार खुशहाल रह सकता है। क्या कहती हो? जी, ये ठीक नहीं है। वो हमेशा आपको टोकता रहता है और आपको बेकार समझता है और आपने देखा नहीं आपको कैसे चिढ़ाता है वो। आप क्या भूल गए हैं? हम अब पैसा कमाने में सक्षम हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं
वो कर सकते हैं। और फिर सुनील शुरू से ही सुधीर और लीला को सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और बिना किसी दूसरे विचार के वह सीधे अपने भाई सुधीर के पास चला गया और उसे गले लगा लिया। उसने अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगी। जैसे कि सुधीर ने सुनील की मदद की, इससे सुनील का जीवन आसान हो गया था और उसने अपना व्यवसाय उचित स्थिति में कर भी लिया था। यहाँ तक कि सुधीर और लीला ने जलेबी बनाना जारी रखा और उन्हें रोजाना गांव में बेचा और पर्याप्त पैसा कमाया। इसी तरह उनका जीवन बहुत सरल हो गया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग किसी दूसरे को पीड़ित करने के लिए नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। बदले में आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। एक गांव में प्रेमजी तिवारी नाम का एक बहुत ही बढ़िया बावर्ची रहा करता था। वो जिस गांव में रहता था, उसी गांव के एक ढाबे में वो खाना पकाता और जिंदगी गुजारता। प्रेमजी तिवारी के माँ बाप तो नहीं थे, पर एक बहन और एक भाई था। बहन की शादी करवाने के लिए और भाई को अच्छे से पढ़ाने के लिए वो बेचारा दिन रात कष्ट किया करता था। प्रेम जी के बनाए हुए सारे पकवान कई सालों से बच्चे, बूढ़े, गांव के बाकी सारे लोग बड़ा मजा लेके खाया करते थे। इसकी वजह से वो जिस ढाबे में काम करता था, उस ढाबे का नाम अच्छा हुआ और कमाई भी बढ़ गई। एक दिन प्रेम जी के एक दोस्त ने प्रेम जी की बहन की शादी के लिए एक अच्छे से लड़के के बारे में बताया। ये सुनकर प्रेम जी ने सोचा, ये शादी तो किसी भी तरह करवानी पड़ेगी, चाहे उधार लेना पड़े, पर बहन की शादी होनी चाहिए। इसलिए वो गांव के जमींदार के पास गया और सूद पर रुपए लेके उसने शादी करवा दी। अपनी बहन की शादी में प्रेम जी ने खुद अपने हाथों से बढ़िया खाना बनाया था। सारे अतिथिगण खाना खा के मुग्ध हो गए। अरे वाह प्रेम जी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है भैया। खाना तो तुमने बढ़िया पकाया है भाई। उसी शादी में लड़कों की तरफ से रामलाल नाम का एक आदमी आया था। खाना खा के उसे बहुत पसंद आया तो उसने कहा, प्रेम जी भाई, लंदन में मेरा एक रेस्टोरेंट है, क्या तुम लंदन आके मेरे रेस्टोरेंट में कुक के काम करोगे? ये सुनकर प्रेम जी भाई को याद आया कि उसके भाई को पढ़ाना है, उसका कुछ उधारी भी है। इन सबको छोड़ के लंदन जाना उसके लिए नामुमकिन था, तो उसने इस मौके को जाने दिया। दिन गुजरने लगे, उधार का भार बढ़ने लगा और पूरी तनख्वाह तो ब्याज भरने में निकल जाती थी। भाई को पढ़ाने के पैसे कम पड़ने लगे, घर चलाने में भी दिक्कत होने लगा। तो प्रेम जी भाई इन बातों को लेके मन कचोट के रह जाते थे। इस तरह महीने बीतने लगे, पर प्रेम जी भाई का आमदनी नहीं बढ़ रहा था। फिर एक दिन प्रेम जी भाई उदास बैठ के उपाय के बारे में सोच रहे थे। उसे लंदन से आए हुए रामलाल के बातें याद आए। अरे उसने तो मुझे रेस्टोरेंट में काम करने का मौका दिया था, ये बात मैं कैसे भूल गया। ये सोचकर वो रामलाल से मिलने चला। अरे प्रेम जी, आप इस तरफ? आपने तो उस दिन कहा था ना कि लंदन में आपके रेस्टोरेंट में कुक की नौकरी मुझे देने को तैयार है। अभी भी क्या वो नौकरी मुझे देंगे? अरे वाह, बढ़िया है, आखिर आपने मेरी बात मान ही ली। जरूर मौका मिलेगा। मैं एक हफ्ते में वहां जा रहा हूं। मेरा बेटा आपके लंदन आने तक के सारे इंतजाम खुद देखेगा, ठीक है? फिर जब रामलाल वापस लंदन चले गए थे, रामलाल के बेटे ने प्रेम जी का लंदन जाने तक का पूरा इंतजाम 1 महीने के अंदर कर दिया। प्रेम जी ने उससे कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ हम सब हैं ना। आप आराम से लंदन जाइए, वहां अच्छे से पैसे कमाइए और अपनी पूरी उधारी चुका लीजिए। अपने भाई को अच्छे से पढ़ाइए। अगले 10 दिन में लंदन जाने की आपकी फ्लाइट है। इस तरह उसने प्रेम जी को समझाया और उसे लंदन भेज दिया। प्रेम जी लंदन में स्थित रामलाल के इंडियन रेस्टोरेंट में अपना रसोइये का काम शुरू कर दिया। उसके खाना पकाने के तरीके, सब्जियों को काटने के तरीके, खाने को प्लेटिंग के वक्त गार्निश करने के तरीके, और सबसे बढ़िया बात यह थी
जब उसका खाना पकता था पूरा रेस्टोरेंट खुशबूदार हो जाता। वो मन लगा के लजीज खाने बनाता रहा और कस्टमर खुश होते रहे। खाने से खुश होकर लोग उसे काफी पैसे टिप में देते थे। इससे प्रेम जी खुश होकर और बढ़िया पकवान बनाने लगा। इधर महीने का तनख्वाह मिलता था और टिप की ऊपरी पैसे होने के कारण उसका आमदनी बढ़ गया। और जितने भी पैसे वो कमाता था पूरे पैसे वो इंडिया भेज देता। फिर रामलाल के बेटे से बात करता और उनसे कहता कि उन पैसों से उसकी उधारी चुका दे और उसके भाई को बढ़िया सा कॉलेज वगैरह में भर्ती करके पढ़ाए। इस तरह 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में उसने कई बार पूछा कि मेरे भाई से फोन पर बात करवा दे, पर कोई ना कोई कारण बोलकर रामलाल के बेटे उसे टाल देता तो प्रेम जी को संदेह होने लगा। और फिर जब रामलाल अपने बेटे के साथ बात करते थे वो चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। एक दिन रामलाल से मिलने प्रेम जी जा ही रहे थे। उसने देखा रामलाल बहुत गुस्से में किसी से फोन पर बात कर रहा है तो वो छिप के सुनने लगा। 6 लाख रुपए है भाई, ऐसे थोड़ी ना आ जाते हैं। प्रेम जी का हाथ का खाना बढ़िया है, इसलिए उसे मैं जो तनख्वाह देता हूं और उसके टिप के पैसे मिलाकर हर महीने उन पैसों को मैंने बचा के रखने को कहा था, ना कि इसके बारे में प्रेम जी के भाई को बताने के बारे में। कोई ना कोई उपाय निकाल और मुझे वापस फोन कर। उनकी इन बातों को सुनकर वो तुरंत अपने घर गया। अपना पूरा सामान उसने समेट लिया और उसी वक्त वहां से निकल पड़ा। मैंने इन पे अंधविश्वास किया था और काम करने विदेश तक आ पहुंचा। 1 रुपए मेरा पैसा मैंने नहीं बचा, पूरा पैसा इनको सौंप दिया। पता नहीं उधर मेरे भाई और बहन किस हालत में हैं। पता नहीं मेरा सूद कितना बढ़ गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने कुकर्मों के लिए इन लोगों ने मुझे वहां से यहां तक ले आया। वो बेचारा रास्ते के एक किनारे बैठकर दुखी हो रहा था। हे भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है, तुम ही कोई रास्ता निकाल दो भगवान। वो बेचारा कुछ देर वहीं पर भगवान का स्मरण करते बैठा। अचानक से नील रंग के धुआं के बीच में से श्री कृष्ण पधारे। उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया। फिर वहीं पर उन्होंने एक फूड स्टॉल को अपने माया से बनवाया और आके प्रेम जी के पास बैठ गए। अंकल, क्या ये फूड स्टॉल आपका है? मुझे बहुत भूख लग रहा है, कुछ पका के खिलाओगे? मैं पैसे भी दूंगा। वो आके प्रेम जी से बातें करने लगे, पर प्रेम जी को तो पता था वो फूड स्टॉल प्रेम जी का तो था ही नहीं। पर कहीं उस बालक को देखकर प्रेम जी को बिछड़ा हुआ अपना भाई याद आया। पता नहीं उसके मन में क्या हुआ। वो उठा और उस फूड स्टॉल की तरफ बढ़ गया। फिर वहां रखे हुए सारे चीजों को देख के सोचने लगा, इसके खाने के लिए क्या पकाऊं? प्रेम जी ने फिर अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई तो उसने देखा खाने के कई चीज रखे हुए थे। अरे पता नहीं ये फूड स्टॉल है किसका? इतने सारे खाने की चीजों को यहाँ छोड़ के कहाँ चले गए? वो सोच में पड़ गया। इस तरह अचंभित होकर वो सोच रहा था, वहां खाना खाने दूसरे कस्टमर भी आना शुरू हो गए। प्रेम जी ने उस बालक के लिए बड़े प्यार से खाना पकाया। फिर वो बालक को ढूंढने लगा और वो बालक उसे दिखा नहीं। और इधर वहां बैठे जो बाकी कस्टमर थे वो सारे फूड 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 कहकर प्रेम जी को पुकारने लगे तो प्रेम जी उनके लिए खाना बनाने में मगन हो गए। इस तरह बिना कुछ सोचे समझे ही प्रेम जी के जीवन में एक नया मोड़ आ गया था। इसके अलावा वो फूड स्टॉल मेरा है कहने वाला कोई आगे ही नहीं आया। तो प्रेम जी ने सोचा शायद ये भगवान की मर्जी है और उन्होंने ही उसे यहाँ भेजा है। वो अपना काम में व्यस्त हो गया। रामलाल को प्रेम जी के फूड स्टॉल के बारे में पता चला तो उसे रोकने वो खुद आ पहुंचे, पर उसे पता नहीं था ये स्वयं भगवान की देन है। वो उसे कहां रोक पाता। इतना ही नहीं, उसका खुद का धंधा ठप होने वाला था और उसका दिवालिया निकलने वाला था। फिर प्रेम जी ने अपने कमाए हुए पैसों को जमा किया और एक विदेशी के सहायता से उसने अपने भाई को लंदन बुला लिया। वो अपने भाई को लंदन में पढ़ाने लगा, अपनी उधारी भी चुका दी और फिर अपनी जिंदगी को वो आराम से खाना पकाते हुए जीने लगा। प्रेम जी अगर रामलाल और उसके बेटे की बातें नहीं सुनता, पार्क में उस बालक की बात मानकर अगर वो फूड स्टॉल में नहीं जाता, तो शायद आज वो अपने भाई बहन के साथ इतनी खुशी खुशी जिंदगी नहीं बिता सकता।
किसान का सपना। एक बार कालेश्वर नामक एक गांव में कृष्णवीर प्रसाद नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने पुत्र के नामकरण के दिन उसको हरि प्रसाद का नाम दिया गया। गांव के सारे संत, ज्योतिषी और धार्मिक साधु जो इस नामकरण के उत्सव पे आए थे, सबों ने ये बोला कि हरि प्रसाद बड़ा होकर अपनी परिवार की संपत्ति को तिगुना कर देगा। कृष्णा और उसकी पत्नी इस वरदान को लेकर बहुत प्रसन्न हो गए। अब बचपन से ही हरि प्रसाद ये सुनते आ रहा था कि उसके कारण परिवार की संपत्ति तिगुना हो जाएगी, तो वो बहुत अमीर बनने के सपने देखते देखते बड़ा हुआ। उसकी इच्छा थी कि वह कई जमीनों का मालिक बनेगा और भोरी भोरी पैसे कमाएगा। हरि प्रसाद 21 साल का हो गया जब उसके पिता ने घर और कारोबार की सारी जिम्मेदारी उस पर सौंप दी और उसका विवाह भी करवा दिया। काम की जिम्मेदारी लेने के बाद वह आलसी बन गया। फसल की देख रेख करने के बजाय वह खेत में आराम करता था, दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए। इसी तरह दिन बीत गए और अंत में सब खराब हो गया। कृष्णवीर प्रसाद ने ये देखा और अपने बेटे को बुलाया। हरि प्रसाद, मुझे लगा तुम उत्तम रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाओगे और घर गृहस्थी अच्छे से संभालोगे। मैंने तुम पे विश्वास किया कि तुम मेरा नाम रखोगे, पर तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। मुझे बहुत दुख है इस बात का। पिताजी, आप सब लोगों ने ही तो कहा था कि मेरे जन्म की वजह से इस परिवार की संपत्ति तिगुना हो जाएगी। मैंने ना आपका नाम खराब किया ना कुछ। मैं तो हर रोज समय पे खेत पे भी जाता हूँ। ओह मेरा भोला बेटा, अगर तुम दिल और दिमाग लगाकर काम करोगे तभी हमारी अच्छी फसल उगेगी ना। अगर तुम केवल खेत पर जाकर कुछ भी नहीं करोगे तो फायदा कहाँ से आएगा। अगर तुम ऐसे ही करते गए तो हमारा पैसा, खाना, धन सब खत्म हो जाएगा। अभी तो जागो और अपना कर्तव्य निभाओ। हरि प्रसाद को अपने पिताजी की बात समझ आ गई। मैंने इतने दिन बर्बाद किए, इतनी छोटी सी बात थी और मुझे समझ नहीं आया। बिना काम किए मैं परिवार की संपत्ति को तिगुना कैसे कर सकता हूँ। पिताजी, मुझे क्षमा कर दे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, मेरा विश्वास करिए। हरि प्रसाद ने अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और चला गया। अपने वादे के अनुसार हरि अब रोज खेत पर जाकर काम को अच्छे से देखने लगा और सुनिश्चित किया कि मजदूर ठीक से काम कर रहे थे या नहीं। सबसे बेहतरीन फसल लाने के लिए हरि प्रसाद अलग अलग तरीके सोचने लगा खेती बाड़ी करने के लिए। उसकी पत्नी ने उसको कठोर परिश्रम करते देख उसके लिए भोजन ले जाने लगी खेत पर। फिर उसने अपने ससुर जी के सामने भी हरि प्रसाद की बहुत प्रशंसा की। जब पिताजी ने भी ध्यान दिया तो उन्होंने भी अपनी तरफ से खेती के लिए बेहतर मशीनों का प्रबंध किया। पर हरि प्रसाद अपने सपने के बारे में नहीं भूल पाया जो वो बचपन से देख रहा था। उसने देखा कि उसकी अच्छी खासी फसल निकलने लगी। उसको अनाज और बीज के 100 भोरियां निकलने लगे। परंतु हरि प्रसाद संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसका सपना और भी बड़ा था। वह अपने सपने को सच करना चाहता था, परंतु वैसा हो ही नहीं रहा था। हालांकि बाकी के लोग तो बहुत खुश थे। हरि प्रसाद से बात करने गए पर वो खुश ही नहीं था। उसके पिताजी की प्रशंसा भी काफी नहीं थी उसका मन बदलने के लिए। हरि प्रसाद बेटा, जरा देखो सब कितने खुश हैं। पर तुम इतने उदास क्यों हो? पिताजी, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा सपना कुछ अलग था, इससे भी बड़ा। मैं खुश हूँ ही नहीं। हरि प्रसाद, जितना भी हमारे पास है उससे हम सब खुश हैं। तुम कुछ ज्यादा ही प्राप्त करना चाह रहे हो। हमारी फसल बहुत अच्छी है अभी। अपनी उम्मीदें इतना भी मत बढ़ाओ, नहीं तो
जो है उसको भी खो दोगे। परंतु हरि प्रसाद वैसा ही रहा। वह और धन कमाने की कोशिश करता गया और 10 गुण ज्यादा धनवान भी बन गया। सबको दिख रहा था कि हरि प्रसाद ने अपने सपने को पूरा किया था, पर इस बात का एहसास खुद हरि प्रसाद को ही नहीं था। अब क्योंकि वह अपनी कमाई से खुश नहीं था, वह अपने परिवार के साथ कभी भी समय बिता नहीं पाया और जीवन भर असंतुष्ट ही रहा।